हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था। जो लेसन अपन ने कल खत्म किया था पोषक तत्व एवं उर्वरक के बारे में। आज अपन एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अध्याय 5वां हमारा सिंचाई व जल निकास के बारे में। ठीक है, कैसे सिंचाई होती है, खेतों में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, साधन कौन कौन से हैं, और अधिक पानी भर जाने से उनके निकास की व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इसके बाद सिंचाई क्या होती है, सबसे पहले सिंचाई क्या होती है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, अब फसलों को उगाने के लिए जो हम कृत्रिम रूप से जल देते हैं उसे अपन सिंचाई कहते हैं। ठीक है, वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल देना, ये भी एक सिंचाई की परिभाषा है। ठीक है, फसलों की उचित वृद्धि के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से जल देना, ये भी क्या कहलाती है। ठीक है, ये भी सिंचाई कहलाती है। और छोटी सी क्लास में अपन ने परिभाषाएं पढ़ी हैं 8वीं में सिंचाई के बारे में, कि फसलों की जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए फसलों को समय समय पर पानी देना, जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक परिभाषाएं हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सिंचाई का महत्व एवं स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन इसको। देखिए, परिभाषा क्या है, सबसे पहले परिभाषा अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए, फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है। हमारे परिभाषा में देखिए 2-3 परिभाषा है। को उगाने फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अथवा दूसरा क्या कहता है, वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल मिलाने की क्रिया, भूमि में कृत्रिम तरीकों से जल मिलाने की क्रिया। ठीक है, वर्षा के अभाव में भूमि में कृत्रिम तरीकों से जल मिलाने की क्रिया, जल मिलाने की क्रिया भी क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। अथवा देखिए, फसलों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। फसलों के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा के अंदर फसलों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा में उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देने की कृत्रिम जल
देने की क्रिया को क्या कहते हैं अपन? सिंचाई कहते हैं। को सिंचाई कहते। ये सिंचाई की कुछ परिभाषा है, ठीक है। ये सिंचाई के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। अब सिंचाई का महत्व क्या है? पहली बात, क्यों करते हैं अपन सिंचाई? तो देखिए, सिंचाई का महत्व अगला है हमारा टॉपिक, सिंचाई का महत्व क्या होता है, कहाँ जरूरी है भाई सिंचाई, कैसे महत्वपूर्ण है? तो पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है, ये पहला महत्व है। पौधों का संपूर्ण विकास ही किस पर निर्भर करता है? हमारे जल पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए, पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है। पौधों का संपूर्ण विकास किस पर निर्भर करता है? जल पर निर्भर करता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोशिका विभाजन के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधों में कोशिका विभाजन के लिए जल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधे में स्फीति बनाए रखने के लिए, टर्गिड बनाए रखने के लिए, अर्थात पौधे में जो नमी बनाए रखने के लिए, उनको सूखने से बचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधों में स्फीति बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है, जल आवश्यक है। जल क्या है? आवश्यक है पौधे में स्फीति बनाए रखने के लिए, ठीक है। पौधे में तापमान नियंत्रण रहता है, ठीक है। पहली चीज तो जिससे लू और पाले से बचा जा सकता है, कैसे? तापमान नियंत्रण रहता है। जल के कारण पौधे का तापमान एक नियंत्रित स्थिति में रहता है। बाहर का वातावरण कैसा भी हो, चाहे जब बाहर पौधे के बाहर के वातावरण में चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश हो, कैसा भी हो, लेकिन ये क्या करता है? पौधे के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। पौधे का तापमान नियंत्रित, पौधे का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे लू व पाले से बचता है। लू व पाले से क्या होता है? बचता है, ठीक है। फिर तापमान नियंत्रण रहता है, लू व पाले से क्या होता है? ये बचता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, कर्षण क्रियाओं में सिंचाई जल सहायक होता है। खेती की जो क्रियाएं होती है उनमें ये जल सहायक होता है। कर्षण क्रियाओं में जल सहायक होता है। कर्षण क्रियाओं में क्या होता है? जल सहायक होता है। छठा देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? अगला जो महत्व है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल क्या करता है? CO2
से सहयोग करता है, CO2 से क्रिया करता है। CO2 से क्रिया कर किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के माध्यम से शर्करा को किसमें बदलता है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल क्या करता है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर, कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित या क्लोरोफिल के माध्यम से, पर्णहरित या क्लोरोफिल के माध्यम से शर्करा अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, ये लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ाता है कि यहाँ पे जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो पानी के साथ, पानी में रहकर, पानी को ग्रहण कर जल को ग्रहण कर अपनी क्रियाशीलता, कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, यह लाभदायक जीवाणु ही क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, देखिए फिर जल पूर्ति बढ़ाकर, ठीक है, जल पूर्ति बढ़ाकर फसलों की परिपक्वता काल को कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए जल की आवश्यकता को बढ़ाकर, जल की पूर्ति ज्यादा करके हम फसलों की अवधि को बढ़ा सकते हैं, जिससे उसका परिपक्वता काल थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो परिपक्व होती है, थोड़े दिनों बाद। लेकिन अत्यधिक मात्रा में जल देने से तो फिर वो जलाक्रांत हो जाती हैं फसलें, अर्थात चारों तरफ जल हो जाता है, जो नुकसानदायक है। तो जल पूर्ति बढ़ाकर फसलों के परिपक्वता काल को कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। जल पूर्ति को बढ़ाकर फसलों के परिपक्वता काल की कुछ परिपक्वता काल को कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बीजों के अंकुरण व पौधे की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक है। बीजों का अंकुरण और पौधे की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक है। बीजों का अंकुरण व पौधे की वृद्धि के लिए भी यह आवश्यक है। ये क्या है? आवश्यक है। पौधे की वृद्धि और बीजों के अंकुरण व पौधे की वृद्धि के लिए भी क्या है? ये आवश्यक है। ठीक है,
पोषक तत्वों के घोल के रूप में ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। पोषक तत्वों को घोल के रूप में, क्योंकि पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुल कर क्या किया जाता है, पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करने में यह आवश्यक है। पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करने में आवश्यक है। पोषक तत्वों के घोल के रूप में ग्रहण करने में यह आवश्यक है। ठीक है, इससे वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा की जा सकती है। अपन अगर टाइम पर सिंचाई करते रहें तो वर्षा की जो अनिश्चितता होती है, जिससे पौधों को टाइम पर जल नहीं मिलता है, तो उसकी कमी को अपन पूरा कर सकते हैं। इससे वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा की जा सकती है। किससे सिंचाई से वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा की जा सकती है। अगला देखिए, वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। वाष्प उत्सर्जन अर्थात वाष्प के रूप में जल का पौधे की पत्तियों से भाप बन के उड़ना क्या कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया कहलाता है। इसके लिए जल की आवश्यकता होगी, जल होगा तभी तो वाष्प बनेगी ना, तो वो जल की पूर्ति सिंचाई के द्वारा होती है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता पूरी होती है। वाष्प उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता पूरी करता है। अब आवश्यकता पूरी कौन करता है, सिंचाई करती है। ठीक है, अगला 13। ठीक है, ये मरुस्थल के प्रसार को रोकने में भी मदद मिलती है। जहां जहां सिंचाई ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगी, फसलें उगेगी, और फसलें उगेगी तो मरुस्थल का प्रसार भी रुकेगा। तो फसलें उगेगी तो फसलें कहाँ उगती है, बंजर भूमि पर तो उगती नहीं है, उपजाऊ भूमि पर उगती है। तो वो उपजाऊ भूमि बनेगी, सिंचाई होने से फसलें उगेगी, फसलें उगने से वो मिट्टी उपजाऊ बनेगी, और उपजाऊ बनने से क्या होगा, बंजर मिट्टी का जो प्रतिशत है वो कम होगा, अर्थात मरुस्थल का प्रसार रुकेगा। ठीक है, मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक होता है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने में क्या होता है, यह सहायक होता है। ठीक है, खाद एवं उर्वरक को द्रव रूप में बदलने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, द्रव रूप में खाद व उर्वरक को पानी में अपन घोलते हैं तो वो ठोस से द्रव में बदल जाती है घुलकर। तो ठीक है, तो खाद और उर्वरक को द्रव रूप में बदलने के लिए सिंचाई का जल आवश्यक है। खाद व उर्वरक को द्रव रूप में बदलने के लिए आवश्यक है। बदलने के लिए सिंचाई आवश्यक है। ठीक है, 15। मृदा में जो अपसालन द्वारा लवणीय प्रभाव को सिंचाई से कम किया जा सकता है। मृदा में अपसालन द्वारा लवणीय प्रभाव को सिंचाई से कम कर सकते हैं। मृदा में अपसालन द्वारा लवणीय
अपसालन द्वारा लवणीय प्रभाव को सिंचाई से कम कर सकते हैं ये है हमारे सिंचाई के महत्व। उसके बाद अपन सिंचाई के विभिन्न साधनों के बारे में, स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सिंचाई के साधन व स्रोत क्या है, दोनों में क्या अंतर है कोई जो बता सकता है? सिंचाई के साधन व स्रोत में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? एनीवन? सिंचाई के साधन व स्रोत में अंतर है। सिंचाई के स्रोत किसे कहते हैं? जहां से पानी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जहां से सिंचाई के लिए पानी मिलता है। ठीक है, उसे कहते हैं सिंचाई के स्रोत। जबकि सिंचाई के साधन क्या होता है? सिंचाई के स्रोत से जल को कहां तक? खेतों तक पहुंचाने वाले यंत्र, मशीनें, उनको क्या कहते हैं अपन? सिंचाई के साधन कहते हैं। ठीक है, फर्क होता है सिंचाई के स्रोत व साधनों में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत देखिए, सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? तो वे स्थान, सबसे पहले तो सिंचाई के स्रोत के बारे में अपन देखते हैं। वे स्थान जहां पर जल एकत्रित रहता है, ठीक है, सिंचाई के स्रोत कहलाते हैं। जहां भी पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है, वो सिंचाई के स्रोत है। और वो सिंचाई के लिए उपयोगी जल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहोगे समुद्रों में पानी इकट्ठा है तो समुद्र भी सिंचाई का स्रोत है, ठीक नहीं। ठीक है, तो जहां भी जल एकत्रित रहता है, वे स्थान जहां पर जल एकत्रित रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सिंचाई के स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो वे स्थान जहां पर जल एकत्रित रहता है, उन्हें सिंचाई के स्रोत कहते हैं। सिंचाई के स्रोत कहते हैं जैसे कुआं, नहरें, तालाब, बावड़ी, झील, झरने, ठीक है, सीवर, नदियां। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कुआं, कुएं, बावड़ी, तालाब, झील, नहरें, सीवर, नदियां आदि, ये सिंचाई के कुछ स्रोत हैं। ठीक है, नोट बनाने के साधन क्या होते हैं? सिंचाई के साधनों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। सिंचाई के साधन क्या होते हैं देखिए। ठीक है, वे यंत्र जिनकी सहायता से सिंचाई के जल भंडारों या स्रोतों से जल लिया जाता है। ठीक है, वे यंत्र जिनकी सहायता से, वे यंत्र जिनकी सहायता से जल भंडारों या स्रोत से जल लिया जाता है।
जल लिया जाता है, ठीक है। सिंचाई के साधन कहलाते हैं, सिंचाई के साधन कहलाते सिंचाई के साधन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे चरस, ठेकली, रहट, चरस, ठेकली, रहट, बेड़ी, पवन चक्की, ठीक है, पंप सेट, जैसे रहट, ढेगली, चरस, 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 बेड़ी, पवन चक्की, बेड़ी, पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की, पंप सेट, बरना, पंप सेट, बरना आदि, ये कुछ स्रोत साधन है, ठीक है, जो क्या करते हैं, सिंचाई के जल को स्रोतों से खेतों तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं अपन नहरों के बारे में। नहरें जो पहला हमारा स्रोत है किसका, सिंचाई का, ठीक है। तो पहली चीज अपन पढ़ते हैं नहर। नहरें क्या होती है उनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। नदियों का जो पानी होता है उसको रोक कर, बांध बनाकर उसको रोका जाता है और फिर उनके कुछ द्वार खोलकर नहरें बनाई जाती है, जिनसे पानी अलग दिशा में बहाया जाता है और उस पानी का उपयोग किससे किया जाता है, किसमें किया जाता है, सिंचाई के रूप में किया जाता है। तो नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। नदियों पर बांध बनाकर क्या निकाली जाती है, नहरें निकाली जाती है। अब इनमें बांध में और नहरों के निर्माण में काफी खर्चा होता है, ठीक है। नहरों व बांध निर्माण में समय व धन अत्यधिक खर्च होता है। समय भी बहुत ज्यादा लगता है और धन भी बहुत ज्यादा लगता है। नहरें दो प्रकार की होती है, एक तो नित्यवाही नहरें जो 12 मासी होती है और एक होती है बरसाती नहरें या जिसे अनित्यवाही नहरें कहते हैं। एक तो पूरे साल बहने वाली नित्यवाही नहरें और एक साल में बरसात के समय बहने वाली अनित्यवाही नहरें। तो नहरें दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है अनित्यवाही नहर, ठीक है, और दूसरा है नित्यवाही नहरें, ठीक है, नित्यवाही नहर। नेक्स्ट है इन्हें बरसाती, अनित्यवाही नहरों में क्या कहते हैं, इनको बरसाती नहरें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बरसाती नहरें कहते हैं। इन्हें बरसाती नहरें कहते हैं अनित्यवाही को। जब बारिश आती है तो ये नहरें, नदियों में पानी भरता है, बांध में पानी भरता है, वहां से फिर ये नहरें निकलती हैं, ठीक है। बाढ़ को कम करने या रोकने के लिए ये निर्मित की जाती हैं, ठीक है। ये नहरें बाढ़ को कम करने के लिए, क्योंकि नदियों में अत्यधिक पानी आ जाने से वो नदियों का पानी क्या होता है, बाढ़ का रूप लेके गाँव में प्रवेश कर जाता है और हानि पहुंचाता है। तो उसकी हानि को, ठीक है, उस बाढ़ को रोकने के लिए नदियों में अत्यधिक बहाव हो
ठीक है, अत्यधिक पानी आ जाए तो वो कहाँ चला जाए, इन अनित्यवाही नहरों में चला जाए और उसे नहरों से वो अलग जगहों पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, जैसे जैसे अत्यधिक पानी होता जाता है वो नहरों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे बाढ़ से रक्षा होती है। ठीक है, बाढ़ को कम करने या रोकने के लिए निर्माण करते हैं। बाढ़ को कम करने या रोकने के लिए निर्मित करते हैं। ये अनित्यवाही नहरों की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। नदियों में निश्चित ऊंचाई से अधिक स्तर होने पर इसमें पानी आता है। नदियों का जो जल होता है, जैसे ये बांध है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये तो नदी आ रही है। ठीक है, अब यहां तक यह नदियों का पानी बहता और फिर यहां पर बनाया गया है एक बांध बनाया गया है। तो नदियों के अंदर जो पानी होगा वो जब तक ये हाइट है नदी, ठीक है, जब इस हाइट तक तो पानी होगा तब तक तो वो नदियों के अंदर ही रहेगा। जैसे ही नदी के अंदर इस हाइट से निश्चित ऊंचाई से अधिक पानी होने पर वो कहाँ आ जाएगा, सारा पानी यहाँ बांध में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी बांध का थोड़ा थोड़ा गेट खोल के इनसे पानी छोड़ा जाता है और वो नहरों के रूप में क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो नदियों में निश्चित ऊंचाई से अधिक जल स्तर होने पर इनमें पानी आता है। ठीक है, नदियों में निश्चित ऊंचाई से अधिक जल स्तर होने पर इनमें पानी आता है। निश्चित ऊंचाई से अधिक जल स्तर होने पर इन अनित्यवाही नहरों में क्या आता है, पानी आता है। इनमें पानी आता है। ठीक है, और निश्चित जल स्तर से नीचे होने पर पानी रहने पर इनमें नहीं आता है। ठीक है, तथा निश्चित जल स्तर से नीचे पानी रहने पर इनमें पानी नहीं आता है। अगला, इनमें पूरे वर्ष भर सिंचाई नहीं होती है। इनसे पूरे वर्ष भर सिंचाई नहीं होती है, क्योंकि पूरे वर्ष भर इनमें पानी ही नहीं आता, तो सिंचाई कहां से होगी। तो इनसे पूरे वर्ष भर सिंचाई नहीं होती है। इनसे पूरे वर्ष भर सिंचाई नहीं होती है। तो ये तो हो गई अनित्यवाही नहरों की बातें। अब आते हैं अपन नित्यवाही नहरों में कि उनमें क्या खासियत होती है। ठीक, देखिए, ये 12 मासी नहरें कहलाती है। ये बरसात में बहती है। 12 मासी नित्यवाही रोजाना चलने वाली नहरें हैं, तो 12 मास चलती है, अर्थात 12 ही महीनों में चलती है, 12 मास चलती है, इसलिए इसको 12 मासी नहरें कहते हैं। इन्हें 12 मासी नहरें कहा जाता है। 12 मास चलती हैं, हमेशा चलती ही रहती है, हमेशा इनमें पानी मौजूद होता है। ठीक है, इसमें बहने वाली नदियों से इनको अपन क्या करते हैं, ये बहने वाली नदियों से ही निकाली जाती है। जो पूरे साल भर बहती है, उन्हीं के पानी को थोड़ा सा, उसके बहाव को थोड़ा सा किसी और
दूसरी तरफ मोड़ के उनके रास्ते से किसी दूसरी ओर मोड़ के नहरें बनाई जाती हैं, अर्थात इन्हें बहने वाली नदियों से निकाली जाती है। ठीक है, इन्हें बहने वाली नदियों से निकाली जाती है, बहने वाली नदियों से इन्हें निकाली जाती है। ठीक है, हाँ तो भाई निकाली जाती है, बढ़िया है। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, वो लगातार बहने वाली नदी से ही निकाली गई है। ठीक है, इनमें वर्ष भर सिंचाई होती है, इनसे वर्ष भर सिंचाई होती है, इनसे क्या होती है, वर्ष भर सिंचाई होती है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट है पहला आप इसका, फिर अपन आगे बात करते हैं तालाब के बारे में। तालाब क्या होता है? तो ये तो थी हमारी नहरों के बारे में, और नहरें में कौन कौन सी नहरें आती हैं, कैसी नहरें होती हैं, उनका उपयोग सिंचाई में कैसे है। तो ये तो पहला साधन था हमारा, ठीक है, नहरों को लेकर। आगे अपन देखते हैं, देखिए अगला है हमारा तालाब। अगला है हमारा तालाब। तालाब किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। कुआं और तालाब में यह अंतर है कि कुआं किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, आप कह सकते हो ये कुआं मेरा है, लेकिन तालाब किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। आप व्यक्तिगत रूप से खुदवा लें तो बात अलग है, बाकी जो नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से बनता है वो किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। तालाब किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है। तालाब किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है। तालाब किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, किसी एक का नहीं होता है, ठीक। यह गांव के निचले भाग में स्थित होता है, स्वतः अपने आप बन जाता है। जहां गांव का निचला भाग होगा, ठीक है, जैसे ये गांव है इस प्रकार से पूरा, ठीक है। तो गांव का निचला हिस्सा मान लो यहाँ है, यहाँ है, अर्थात जहां सबसे नीचे की तरफ, बाकी ऊपर से इनकी ढाल है चारों, ठीक है। ये इस सिरे से बाकी सिरे क्या हो ऊपर उठे हुए हैं। तो पूरे गांव और आसपास की जगहों से बारिश का जो पानी आता है वो बहकर कहाँ आएगा, निचले स्तर में आएगा और निचले स्तर में आकर इकट्ठा होने लगेगा। तो वहां पानी इकट्ठा होने से वो पानी का एक स्रोत बन जाता है, जिसे तालाब कहते हैं। ये अपने आप बनता है, अपने आप बनता है, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक होता है, कहाँ नीचे होगा कहाँ ऊपर होगा, ठीक है, कहाँ ढाल ज्यादा होगी कहाँ ढाल कम होगी, प्राकृतिक रूप से बनता है, ठीक है। तो यह गांव के निचले भाग में स्वतः ही बन जाते हैं। यह क्या होते हैं, गांव के, यह गांव के निचले भाग में स्वतः ही बन जाते हैं। ये गांव के निचले भाग में क्या होते हैं, स्वतः अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। गांव के निचले भाग में ये अपने आप ही बन जाते हैं। और एक खास बात देखिए तालाब की, ठीक है, जहां यहां धरातल कुएं खोदने लायक नहीं होता है, यहाँ का जो धरातल होता है जहां पर तालाब बनते हैं,
ठीक है, वहां का धरातल कुएं खोदने लायक नहीं होता है, वह तालाब की आवश्यकता होती है। अर्थात जहां पर धरातल, जिस गांव में धरातल कुएं खोदने लायक, कुएं खोदने लायक नहीं होने का मतलब क्या है, ठीक है, अर्थात कुओं में पानी क्या होता है, जमीन से निकलता है, इसमें पानी क्या होता है, तालाब में बारिश का पानी, जितनी भी बारिश होती है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थात जैसे रेगिस्तान है जहाँ पर कुएं खोदने से जमीन से भी पानी नहीं निकलता है, वहां पर तालाब बनाए जाते हैं ताकि बारिश के समय क्या हो, उनसे उनका पानी को इकट्ठा करके उपयोग में लिया जा सकते। तो जहाँ धरातल कुएं खोदने लायक नहीं होता है, ठीक है, जहां धरातल कुएं खोदने लायक नहीं होता है, वहां तालाब की आवश्यकता होती है, वहां तालाब बनाए जाते हैं, तालाब की आवश्यकता होती है, वहां तालाब की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कहीं भी आपने तालाब, जैसे नाली भी देखी होगी आपने, छोटी नाली होती है, तालाब होता है, वो शहर के नीचे वाले हिस्से में बना होता है, गांव के सबसे नीचे वाले हिस्से में बनी होती है और स्वतः बन जाती है अपने। तो स्क्रीनशॉट लें एक बार आप इसका। इसके बाद कुएं पढ़ेंगे जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने नया अध्याय सिंचाई और जल विकास के बारे में शुरू किया था वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, लगातार हाथ धोए, मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।